नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने एक टॉपिक उठाया था महासागरीय तरंगें एवं जलधाराएं। तो तरंगों के बारे में, वेव्स के बारे में हमारे क्या प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमें महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना है, ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ना है। लगातार आता है ये क्वेश्चन, हमेशा हर एक प्रश्न पत्र में आता है। पहले सिर्फ जलधाराओं के नाम पूछता था, ये कहाँ है, ये कहाँ है, लेकिन आजकल परिवर्तन हो गया है, कॉन्सेप्ट के साथ पूछ रहा है। तो पहले तो हम जलधाराओं के कॉन्सेप्ट समझ लें। हम लोग लगातार हर एक पोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझते आ रहे हैं। लिस्टिंग पर नहीं गए हैं, लिस्टिंग तो हमारे पास है, लिस्टिंग हमारे पास है, कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट होते हुए भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा कुछ अलग करते हुए कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है। तो आज देखते हैं जलधाराओं में क्या स्थिति है। ये महासागरीय जो जल होता है, एक निश्चित दिशा में प्रवाह महासागरीय जल है। यानी कि हम समुद्र देखते हैं, समुद्र हमें स्थिर सा दिखाई देता है, और कभी कभी प्रवाह शब्द समझ करके हम समझते हैं कि ये जो लहरें आ रही हैं इस प्रवाह की बात हो रही है। नहीं, दोनों बात गलत है। समुद्र भी स्थिर नहीं है, और ये जो लहरें आ रही हैं ये वेव्स के रूप में होती हैं, धाराओं के रूप में, प्रवाह के रूप में नहीं होती हैं। अब अभी तक हम लोग ओशियन करंट्स ही पढ़ते थे, जलधाराएं ही पढ़ते थे, लेकिन अब कैटेगरी बदल गई है, अलग अलग क्वेश्चन पूछने लगे हैं, उनको भी हमें मेंटेन करना है। जैसे कि 3 शब्द यूज होते हैं, ड्रिफ्ट, करंट, स्ट्रीम। इन तीनों शब्द को आपको जानना पड़ेगा। यानी आपकी चैप्टर में करंट शब्द लिखा होगा, लेकिन केवल करंट से काम नहीं चलना है, हमें ये तीनों शब्द जानने हैं। तो तीनों शब्द जानने हैं तो महासागरीय जल में जो ओशियन वाटर है उसमें ड्रिफ्ट क्या होता है, प्रवाह क्या होता है। पवन के प्रवाह से, यानी कि महासागरों के ऊपर एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जहाँ पवनें चलती रहती हैं, ठीक है, हवा चलती रहती है, उसके प्रवाह से, यानी उस हवा में जो गति है, उस गति के माध्यम से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेरित हो जल आगे बढ़ता है। तो ऊपरी जल जो होता है, समुद्रों का, महासागरों का जो ऊपरी जल होता है, कभी कभी आपने समंदर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो तालाब तो देखे ही होंगे। तालाब, झील, पोखरे भी आपने देखे होंगे कि अगर तेज़ी से हवा चल रही है तो उसमें ऊपर का पानी बहता हुआ दिखाई देता है, आपको उस हवा के साथ मूव करता हुआ दिखाई देता है, हवा की दिशा में मूव करता हुआ दिखाई देता है। ऊपरी जल होता है ये, अंदरूनी जल पर प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी कि महासागरों में कोई ऐसे स्थान जहाँ पर लगातार हवा चलती हो, तेजी से हवा चलती हो, वहाँ पर किसका निर्माण होगा, ड्रिफ्ट का निर्माण होगा ऊपरी सतह पर। जैसे उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर आपने देखा होगा। तो अटलांटिक महासागर में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे उत्तर में पछुआ पवनें और दक्षिण में पूर्वा पवनें ज़्यादा प्रभाव, यानी कि एक रेगुलर प्रवाह में रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। तो लगातार चलती रहती हैं तो हमें नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी प्राप्त होता है। हाल फिलहाल में प्रश्न पूछा है अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में, पता चला कि ड्रिफ्ट आप समझ नहीं रहे हैं और गलती हो गई, ठीक है। आप बस अटके हुए हैं गल्फ स्ट्रीम कैसे जा रही है, आप इस बात पर नहीं ध्यान दे रहे हैं कि वो गल्फ स्ट्रीम नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट पूछ रहा है। तो पछुआ पवनें उत्तरी हिस्से में, पूर्वा पवनें दक्षिणी हिस्से में 12 महीने प्रभावी होती हैं, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर में इस ड्रिफ्ट का निर्माण होता है। अगले हिस्से में जलधारा या करंट क्या होता है, निश्चित सीमा, निश्चित दिशा में अग्रसर। इस महासागर का जो जल है, ठीक है, वो दिशा उसकी निश्चित है कि पूर्व से पश्चिम में जाएगी, दक्षिण से उत्तर में जाएगी, उत्तर से दक्षिण में जाएगी, और एरिया भी निश्चित है कि ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी।
ठीक है। कनारी जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी। कैलिफोर्निया जलधारा कैलिफोर्निया के बगल से बहेगी। ऐसे निश्चित हमारे एरिया होते हैं। अल नीनो उदाहरण लिखा हुआ है, अल नीनो जलधारा है। अल नीनो जलधारा निश्चित दिशा में प्रशांत महासागर में बहती है और इसी अल नीनो के प्रभाव से हमारे भारत का मानसून भी तय होता है। अल नीनो और ला नीनो, यानी कि यहाँ अभी मामला खत्म नहीं हो रहा है, बहुत से हमें उदाहरण भी लेकर के चलने हैं, ठीक है। तो वो चल रहा है, ठीक है। जैसे अल नीनो जलधारा, कनारी जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, बहुत सी जलधाराएं हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है स्ट्रीम की। अब कनारी स्ट्रीम नहीं कहा जाएगा, फ्लोरिडा स्ट्रीम नहीं कहा जाएगा, ये तो एक ब्रांचेज हैं, ठीक है, जलधाराएं हैं। इससे भी बड़ा हिस्सा कुछ है, स्ट्रीम है, जिसे हिंदी में विशाल जलधारा कहते हैं। यानी कि जो करंट है जब वो बहुत विशाल रूप में बह रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। ये अत्यधिक जल लेकर बहती है, ये भी निश्चित दिशा में होती है, नदियों के समान गतिशील है। यानी जहाँ स्ट्रीम पाई जा रही हैं वहाँ पर ओशियन वाटर में कैसा आपको, ठीक है, कैसा मूवमेंट मिलता है। नदी आपने देखा ही है कि कितनी तेजी से बहती है, उसी तरीके से महासागरों में भी मूवमेंट हो रहा है, उसके जल में भी मूवमेंट हो रहा है और निश्चित दिशा में नदियों के समान बहाव चल रहा है। इतना बहाव चल रहा है कि जहाजें भी इनका अनुसरण कर लें, जैसे गल्फ स्ट्रीम। तो इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। कनारी करंट है लेकिन गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी दिशा में बहती है, ये गल्फ स्ट्रीम है, नदियों के समान पूरा प्रवाह हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात आई इनके पीछे कारक क्या हैं, इनकी उत्पत्ति क्यों हो रही है, गति पर प्रभाव किसका किसका पड़ रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग मैटर है भाई। हम तो यही जानते हैं कि महासागर तो स्थिर है, समुद्र जैसा स्थिर बनना है। तो समुद्र जैसा स्थिर बनना जो पूर्वजों ने कहावत कही, तो वो इसलिए नहीं कही कि स्थिर बन के हाथ पर टीला छोड़ के पड़े हुए हैं तो कह देते कि जो है पत्थर बन जाओ। नहीं, समुद्र जैसा स्थिर बनना है, यानी कि ऊपर से जो लोग देखें स्थिर रहे लेकिन अंदर हलचल जारी रहे, अंदर से आप हमेशा गतिमान रहिए। आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, ऊपर से स्थिर दिखिए, अंदर से गतिमान रहिए। अब आप प्रीलिम्स की परीक्षा देने बैठे हैं तो आप थोड़े गतिमान होंगे, स्थिर रहिए, दिमाग आपका गतिमान रहेगा, प्रश्न आपके सही होंगे। हजारों उदाहरण हैं। क्यों समुद्र का उदाहरण दिया जाता है, समुद्र जैसा बनो, अथाह बनो, ज्ञान के अथाह सागर बनो। कहाँ से प्रश्न पूछेगा, आप जो जानते हैं वहीं से प्रश्न पूछेगा। उस चीज़ को समझिए तो आपको ये बात भी समझ में आएगी, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति और गति के कारक क्या हैं। पहला है पृथ्वी का परिभ्रमण, रोटेशन मूवमेंट। आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में मूवमेंट करती है। हमारी पृथ्वी का परिभ्रमण कैसा है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करती है, यह बात आप जानते हैं। और आपने ब्रह्मांड और पृथ्वी का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब भी यह बात कायदे से पढ़ा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, पृथ्वी के इंट्रोडक्शन के बारे में देख सकते हैं। पश्चिम से पूर्व जब रोटेशन करेगी तो एक सामान्य सा नियम है, जो ठोस होते हैं, जो रिजिड होते हैं, वो गति के साथ रहते हैं। लिक्विड की क्या विशेषता है, जैसे आपने एक बाल्टी में पानी लिया, बाल्टी को ऐसे मूव किया, रोटेट किया, पता चला कि बाल्टी तो रोटेट हो गई लेकिन जो उसमें पानी था वो हमें दिखता है कि उल्टी दिशा में चल रहा है। वो हमें क्या दिखता है, उल्टी दिशा में चल रहा है, ऐसा कुछ दिखता है। वही यह भी है कि पृथ्वी तो रोटेट की, जो स्थलखंड थे वो साथ साथ रोटेट हो गए,
जलखंड यानी कि लिक्विड, उतनी तेज प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है जड़त्व का। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपने पढ़ा है, जड़त्व के नियमों को भी आपने पढ़ा है। तो वो पीछे रह गए, और जब पीछे रह गए तो इसका मतलब आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक मूवमेंट प्रारंभ हो जाएगा, एक मूवमेंट प्रारंभ हो जाएगा। और किसमें मूवमेंट प्रारंभ होगा? जल में। और हम महासागरीय जल की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण प्रभावी है। अस्थाई पवने हमने पढ़ा है प्रवाह में कि पवनों से प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि व्यापारिक पवनें आपको मिलेंगी, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चलती हैं। तो इक्वेटर के पास आप जलधाराओं की दिशा को देखेंगे, चाहे वो प्रशांत महासागर की जलधाराएं हों, चाहे वो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हों, आप देखेंगे कि ये पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर पवनों के प्रभाव में चलती हैं। मानसूनी पवनें, ये स्पेशलिटी है हिंद महासागर की। भारत देश हमारा ऐसे ही नहीं महान बना है, प्रकृति ने भी उसे महान बनाया है। ये अलग है, दुनिया में बेहतर है। यहां पर मानसूनी पवनें चलती हैं। तो आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है क्लाइमेट में मानसून। और मानसून का अर्थ होता है समुद्र से आती हुई हवाएं। 6 महीने समुद्र से आती हैं, 6 महीने समुद्र को जाती हैं, जिस पर मानसून निर्भर करता है। यानी कि हवाएं 6-6 महीने में दिशा बदलती रहती हैं। तो हिंद महासागर की जो जलधाराएं होंगी, इन पवनों के प्रभाव में हर 6 माह में दिशा बदलती रहेंगी। प्रश्न आया हुआ है, बात नहीं समझ रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के प्रभाव पड़ते हैं जलधाराओं पर, तो वही तो कारक हम पढ़ रहे हैं। वाष्पीकरण एवं वर्षा, अब एक से एक कारण है। आप जानते हैं पतीली में थोड़े ही पानी हम उबाल रहे हैं कि फ्राई पैन में उबाल रहे हैं, नहीं, ये समंदर है, अथाह है। और आप सोचिए कि जब सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में वेपराइजेशन हो, वाष्पीकरण हो, तो इतनी तेजी से वाष्पीकरण होता है कि वहां जल वाटर लेवल नीचे हो गया, क्योंकि वाष्प बन के उड़ गया। और जहां वर्षा हुई, तो अगर हमारे छतों, घरों में, नालियों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो समंदर में अगर वर्षा हो रही है तो आप सोचिए, जाहिर सी बात है लेवल ऊंची उठ जाएगी। अब एक और वाष्पीकरण हुआ, लेवल नीचे हो गई, एक और वर्षा हुई, लेवल ऊपर हो गया, तो जाहिर सी बात है सामान्य विज्ञान का नियम है, ज्यादा से कम की ओर बहाव शुरू हो जाएगा। जहां वाष्पीकरण अधिक है तल नीचा है, जहां वर्षा अधिक है तल ऊंचा है। इक्वेटोरियल क्षेत्र में, यानी कि इक्वेटर के आसपास आप जाएंगे तो वहां ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि ऊंचे जल निचले जल को, यानी कि लेवल बराबर करने के लिए मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे, जलधाराओं का निर्माण हो जाएगा, जलधाराओं पर प्रभाव पड़ेगा। कितनी सिंपल सी बातें हैं, कितनी सिंपल सी बातें हैं, उलझना नहीं है। घनत्व प्रवणता, घनत्व भी प्रभाव डालता है। आप जानते हैं जहां घनत्व ज्यादा है वहां पर वेपराइजेशन आसान नहीं होगा, और जहां घनत्व कम है वहां वेपराइजेशन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। जहां पर ज्यादा घनत्व है वहां पर वेपराइजेशन कम होगा तो लेवल ऊंचा होगा, और जहां कम घनत्व है वेपराइजेशन ज्यादा हो जाएगा तो तल नीचा हो जाएगा। तो ज्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर मूवमेंट हो जाता है। और दूसरी बात भी आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज ज्यादा है, ठीक है, आप अगर अलग अलग हिस्से में ज्यादा घनत्व और कम घनत्व की चीज लीजिए तो मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है। ज्यादा घनत्व वाला कम घनत्व में जाके मेल्ट होना चाहता है, मिल जाना चाहता है। परिणाम, भूमध्य रेखा की ओर ज्यादा घनत्व है, ध्रुवों की ओर बर्फ पिघलती रहती है, घनत्व कम है, तो क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाह की दिशा बढ़ेगी, ठीक है, मूवमेंट होने की संभावना हो जाएगी। ये भी प्रभाव डालता है। ताप प्रवणता, ताप विभिन्नता, वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब बताइए, टेम्परेचर के वेरिएशन में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जानते हैं तापमान ज्यादा है, ध्रुवों के क्षेत्र में आप जानते हैं तापमान कम है। तो ज्यादा ताप जल फैलेगा। आप जानते हैं
मैटर की विशेषता होती है, द्रव्य की विशेषता होती है, द्रव्य यानी कि ठोस द्रव गैस कुछ भी हो। तापमान बढ़ने पर आयतन में वृद्धि होती है, तापमान घटने पर आयतन में कमी होती है। अब सोचिए, तापमान बढ़ा जल फैला, तापमान घटा जल सिकुड़ा। तो ज्यादा तापमान भूमध्य रेखा की ओर, कम तापमान ध्रुवों की ओर, तो भूमध्य रेखा की ओर जल फैला, ध्रुवों की ओर जल सिकुड़ा, तो जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाह होगा, मूवमेंट होगा। ताप की विभिन्नता भी इस पर प्रभाव डालती है। उसी तरीके से तट का आकार, तट का आकार, अब आपकी पृथ्वी मूव कर रही है, तो जो जल, पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब की ओर मूव कर गई, और जो जल है आपका वो अभी स्थिर ही है, उसमें जड़त्व के कारण अभी उतना मूवमेंट नहीं आया है, तो इसका मतलब पूर्वी तटों पर टकराएगा। अब पूर्वी तटों पर जब टकराएगा तो आप सोचिए, तट आपके बिल्कुल सीधे फ्लैट स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं, आड़े तिरछे हैं, अलग अलग दिशाओं में धाराएं बढ़ती रहेंगी, और बढ़ती रहेंगी तो जाहिर सी बात है पूर्वी तटों पर जब ज्यादा हो जाएगा, भाई मूवमेंट है पश्चिम से पूरब की दिशा में, तो पूर्वी तट की ओर ज्यादा जल हो जाएगा। अब ज्यादा जल हो जाएगा तो कम जल की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। और जो मूव किया वो तो मूव किया कम जल की ओर, बाकी वाला जल दो भागों में डिवाइड होकर के मूव करेगा। तट का आकार भी, महाद्वीपीय बाधाएं भी, पूरा विश्व कोई जल का तो टुकड़ा है नहीं आपका ग्लोब, महाद्वीप रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इनकी दशा दिशा तय करने में तट का सबसे बड़ा योगदान होता है। तटों का जो साइज है, स्ट्रक्चर है, वो सबसे बड़ा योगदान देता है। तो महाद्वीपीय बाधाओं से दशा दिशा इसकी तय होती है, तो ये भी प्रभावी कारक हैं। कोरियालिस बल, अब ये कौन सा बल है? कोरियालिस बल और साथ में फेरल का नियम याद रखिए, फेरल का नियम, ठीक है। ये पृथ्वी के रोटेशन से परिणाम स्वरूप जो बल बनता है, यानी कि पृथ्वी का रोटेशन यानी गति, और गति और बल में संबंध है, इस बात को आप जानते हैं। तो गति और बल में संबंध है, तो इन नियमों को, ये तो नियम भूगोल वेत्ताओं ने दिए, लेकिन ये तो नेचुरल नियम है, इन्होंने इसे लोगों को बताया, इसलिए इन लोगों के नाम से जाना जाता है। कोरियालिस के नाम से जाना जाता है, फेरल के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार जब पृथ्वी आपका मूवमेंट करेगी पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो क्या होगा, जल के साथ साथ वायुमंडल सब जगहों पर भी एक मूवमेंट का प्रभाव पड़ेगा, बल का प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे, अभी जल वाला देख ले। तो जल वाले में क्या हुआ, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जो आपके जल होंगे वो इस तरह मुड़ जाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज होंगे, और साउथ गोलार्ध में इस तरह मुड़ जाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। कोरियालिस बल हो या फेरल का नियम हमें तुरंत समझ में आएगा। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती हैं, जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यानी कोरियालिस बल और फेरल के नियमों के अनुसार भी हम देखें तो दशा दिशा पर प्रभाव पड़ रहा है। ये सिंपल सी बेसिक बातें हैं जो इधर बीच लगातार आपकी आ रही हैं, कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं। यदि इनको आप नहीं जानते हैं तो फिर गलती हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। अब यहीं एक हिस्से को और हम बढ़ा लेते हैं, भाई इन जलधाराओं की वजह से कोई फर्क पड़ रहा है या कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम आएंगे, ठीक है। मान लीजिए
ठीक, हम प्रभाव की, इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, लाभ हानि की बात करते हैं, तो इससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ रहा है। हमारे विश्व में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इन जलधाराओं के कारण, यानी इन नेचुरल फोर्सेस का उपयोग करके, उपयोग होकर हमारे लिए बहुत कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या महत्व हैं, इनको भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसके प्रभाव में पहला प्रभाव है पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन क्षैतिज रूप से, हॉरिजेंटली, पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन क्षैतिज रूप से, हॉरिजेंटल रूप से, मतलब क्या? सिंपल सा मतलब, बीसियों बार आपका प्रश्न पूछा है। जब भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा है, ध्रुवों पर तापमान कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक आपकी जलधाराएं जा रही हैं, तो भूमध्य रेखा की गर्मी ध्रुवों की ओर लेकर के जाएंगी, और ध्रुवों से आने वाली जलधाराएं जो भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं, वो ध्रुवों से ठंडक लेकर के भूमध्य रेखा की ओर आएंगी। नहीं तो पता चलता भूमध्य रेखा रोज तापमान इतना मिल रहा है कि वो गर्म होता चला जाता, और ध्रुव लगातार ठंडे होते होते ठंडे ही होते चले जाते। लेकिन प्रकृति ने व्यवस्था बनाई इन जलधाराओं के माध्यम से कि ध्रुवों का जल भूमध्य रेखा की ओर आकर के तापमान में गिरावट करेगा, और भूमध्य रेखा का जल ध्रुवों की ओर जाकर के तापमान में बढ़ोतरी करेगा। परिणाम क्या निकलेगा? ऊष्मा संतुलन बनेगा। कितनी अच्छी बात है, नेचुरली नेचुरली नेचुरली। ठीक है, अब आप देखते हैं जो ठंडी हवाएं होती हैं उनमें मॉइस्चर कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, और गर्म हवाओं में ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका अगला प्रभाव क्या पड़ता है? दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है? पूर्वी तटों पर बारिश और पश्चिमी तटों पर शुष्क मरुस्थल। यानी कि जब जलधाराएं, ये जलधाराओं, ये मान लीजिए नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये जलधारा का मूवमेंट है, यानी कि इधर से होते हुए ये ऐसे चल रहे हैं। ये मान लीजिए अटलांटिक महासागर है, तो इधर यूएसए में, कनाडा में बारिश होगी, पूर्वी तट पर है, और इधर की ओर आपके मरुस्थल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों की ओर से आ रही हैं। और इसी तरह साउथ हेमिस्फीयर में भी इसी तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो जब साउथ हेमिस्फीयर में इसी तरीके से चलती हैं, तो आपको दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा डिजर्ट मिलता है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल वही है। किसके कारण है? पेरूवियन हम्बोल्ट जलधारा के कारण है। पढ़ेंगे आगे जब इंडिविजुअल जलधारा, ये तो इंट्रोडक्शन है, ये कॉन्सेप्ट है। जलधाराओं को इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो सारी बातें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अगले हिस्से में चलते हैं। अगली बात क्या है? ठीक है, ये जो गर्म वाली जलधाराएं हैं, ये यहां पर बर्फ पिघलाती हैं और यहां पर वर्षा का कारण बनती हैं। तो आप देखते हैं इंग्लैंड में मैच होता रहता है, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं, इन्हीं के कारण है। आप अपना एटलस उठाइएगा, जरा मुर्मुंस्क बंदरगाह को ढूंढिएगा, रसिया में है, आजकल रसिया चर्चा में भी है, उत्तरी ध्रुव की ओर है। लेकिन ये गर्म जलधाराओं की एक ब्रांच जा करके वहां की बर्फ पिघला देती है, और उत्तरी ध्रुव के करीब होने के बावजूद भी वो बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है।
यानी कि अगर गर्म जलधाराएं ना जाती तो वहां बर्फ जमी रहती तो कौन सी जहाज चलती। ठीक है, तो वहां पर वर्ष भर बंदरगाह खुला रहता है। उसका कारण क्या है, आप जाइएगा उत्तरी पश्चिमी रसिया में देखिएगा तो आपको मुर्मुंस्क बंदरगाह मिलेगा। अब बंदरगाह की लोकेशन देख लीजिएगा, फिर आप सोचेगा ये तो बर्फ जमा है, बंदरगाह कैसे। बंदरगाह ऐसे है आपकी, ठीक है, जलधारा गर्म जाकर के वहां पर बर्फ पिघला देती है। और तो और जो ठंडी जलधाराएं हैं आप जानते हैं, ये हिमशैल लेके आती हैं, आइसबर्ग लेके आती हैं। भाई गर्म जलधारा गई, उधर थोड़ा बहुत गर्मी पैदा की, तो जो ध्रुवों के पास बड़े बड़े हिमशैल जमे हुए हैं, ये टूट के समंदर में बह आते हैं ठंडी जलधाराओं के साथ। तो ठंडी जलधाराएं हिमशैल लाती हैं, उनमें प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, मछलियों का खाना बनता है, प्राप्त होता है, मछलियां जो है पैदा होती हैं। ठीक है, मीठे पानी के स्रोत हैं। यहां तक तो ठीक है, दुर्घटना भी हो जाती है। टाइटैनिक एक हिमशैल से टकरा करके, आइसबर्ग से टकरा के डूब गया। जब लेब्राडोर जलधारा के पास आप पहुंचेंगे, लेब्राडोर सागर के पास कनाडा में पहुंचेंगे, तो एक आइसबर्ग आ रहा है। और आइसबर्ग, आइस का नियम आप जानते हैं कि 9/10 हिस्सा जल के लेवल के नीचे होता है। अब टाइटैनिक के नशे में चूर थे, टाइटैनिक के नशे में चूर थे कि हम इतना बड़ा जहाज बना लिए हैं, वो बर्फ के टुकड़े को तो हम ठोकर मारेंगे वो टूट जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि भाई एक ही हिस्सा ऊपर है, 9 हिस्सा नीचे है, धोखा हो गया। और जब तक समझ पाते धोखा हो गया, तब तक टाइटैनिक 2 टुकड़े में टकरा कर टूट गया। ये जलधाराएं हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, और तो और यहां यूएसए के पास मछली बैंक मिलेगा आपको, यूएसए कनाडा सीमा के पास। क्यों? गर्म जलधारा इधर से जा रही है, ठंडी जलधारा इधर से आ रही है। पता चला कि गर्म जलधारा के साथ जो जलवाष्प जा रही है वो ठंडी जलधारा से ठंडी होकर के संघनित हो गई। कंसंट्रेट हो जाने के बाद बादल, कोहरा छा गया। मछलियों के प्रजनन के लिए आदर्श दशाएं होती हैं, तो वहां पर आपको, ठीक है, मछली बैंक मिलेंगे, यानी बहुत मछलियां वहां जन्म लेती हैं। ऐसी आदर्श दशाओं का भी निर्माण ये ओशियन करंट्स करती हैं। तमाम तरीके के प्रभाव और लाभ हमारे हैं, इन बातों को हमें जानना है। ठीक है, तो जब ये पता चला कि यहाँ पर बादल, कोहरा हो गया, मछलियों के लिए जो है प्रजनन का एक आदर्श दशा मिली, तो ठंडी जलधारा साथ में प्लैंक्टन भी लाई, भोजन भी मिल गया। अब आसानी से मछलियां वृद्धि करेंगी। ऐसे प्रभाव पड़ते हैं। ये बेसिक बातें थी ओशियन करंट्स की, ये सामान्य बातें थी, इंट्रोडक्शन था, कॉन्सेप्ट था। यह जाने बिना यदि आप पढ़ते जा रहे हैं कि करारी जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ये जलधारा, वो जलधारा, गर्म ठंडी रट रहे हैं, तो आप वही करते रह जाएंगे। अब प्रश्न मात्र उतना नहीं आता है। तो अगले हिस्से में हम अलग अलग जलधाराओं को पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, जलधाराओं के प्रभाव को पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां तक आज कॉन्सेप्ट हमारी जलधाराओं का हो गया। इंडिविजुअल कौन कौन सी स्ट्रीम, करंट, ड्रिफ्ट है और वो कहां पर मिलेंगी, क्या प्रभाव पड़ता है, अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। संबंधित पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ मिल जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे लिस्ट के साथ आपका पीडीएफ है। सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाइए, ताकि मेरे लिए और आपके लिए, सभी के लिए एक बेहतर स्थिति बने। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।